आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 16 जुलाई को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर शहर में भक्तिमय माहौल, रथ सजावट से लेकर सुरक्षा तक तैयारियां अंतिम चरण में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काला संदेश, मांगों को लेकर देश भर में विरोध की तैयारी, मानदेय नियमितीकरण और सामाजिक सुरक्षा की मांग। एलएम की कमी से शहर की सेहत पर संकट, फिल्टर प्लांट पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष ने जताई नाराजगी, तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग तेज। $30 लाख का डीएमएफ प्रोजेक्ट बदहाल, निगम मत्स्य विभाग आमने सामने, जनता के पैसे पर सवाल। एक 1848 नशीली गोलियां नष्ट, नशे पर प्रशासन सख्त, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोतीपुर नया ढाबा मार्ग किनारे स्थित मुक्तिधाम अब सिर्फ अंतिम संस्कार स्थल नहीं बल्कि हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की नई पहचान बनने की ओर बढ़ रहा है। यहाँ के उद्यान को हरा भरा और आकर्षक बनाने का बीड़ा रिटायर्ड इंजीनियरों के संगठन फोरम ऑफ रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स ने उठाया है। फोरडे की राजनांदगांव शाखा के उद्यान में बड़े पैमाने पर पौधारोपण और सौंदर्यीकरण की योजना तैयार की है। इसी पहल को आगे बढ़ाने महापौर मधुसूदन यादव ने स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने फेसिंग, गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता, पौधों की सुरक्षा और नियमित देखरेख जैसे जरूरी पहलुओं पर चर्चा करते हुए निगम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फोरडे का मानना है कि सरकारी प्रयासों के साथ जब समाज की भागीदारी जुड़ती है तो विकास कार्य स्थायी और प्रेरणादायक बन जाते हैं। संगठन ने संकल्प लिया है कि इस उद्यान को ऐसी हरियाली में बदला जाएगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे। बच्चों के पोषण से लेकर सरकारी योजनाओं की निगरानी तक अहम भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब अपने ही अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स ने देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। संगठन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से काले कपड़े पहनकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपने की अपील की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ICDCS योजना को शुरू हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जिन महिलाओं के कंधों पर इस व्यवस्था की जिम्मेदारी है उनकी समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई है। संगठन का आरोप है कि काम का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मानदेय और सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 10 जुलाई का प्रदर्शन सिर्फ एक विरोध कार्यक्रम नहीं बल्कि वर्षों से लंबित मांगों को लेकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास है। फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर लामबंद है और जिला मुख्यालयों में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के द्वारा फिर से एक बार मोर्चा खोल दिया गया है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ता जो है वो लोग अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर के शुरू से ही आंदोलन रहित है और आज भी वो आंदोलन रहित है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजनांदगांव के जिला कलेक्ट्रेट के सामने और यहाँ पर तकरीबन आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे लगभग 200 से 250 की संख्या में 300 की संख्या में ये महिलाएं, ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, ये लोग अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन खोल दिए हैं। और तस्वीरों में अगर आप थोड़ा सा और भी गौर करेंगे तो एक काला बैनर लगाए हुए हैं, आप इनकी साड़ियों पर देख पा रहे होंगे, एक काला कपड़ा लगाए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार का विरोध प्रदर्शन है। काला कपड़ा लगा करके सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार क्यों? दरअसल ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो महिलाएं हैं वो लोगों की 19 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार के द्वारा इनकी मांगों पर अब तक के कोई भी पहल नहीं की गई है, जिसको लेकर के लगातार ये कार्यकर्ता जो है वो आंदोलन रहित है। सीधे जुड़ेंगे, बात करेंगे। जी, आपके शुभ नाम क्या है? मैं श्रीमती ईश्वरी साहू, राज्य अध्यक्ष C2 यूनियन से। आप लोगों के द्वारा लगभग कितने सालों से आंदोलन किया जा रहा है? हम लोग तो लगभग यहाँ आंदोलन जब से हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है। सरकार को होश होना चाहिए कि 2018 से
अब तक कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। ये सोच के देखिए 2018 से अब तक की महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। क्या कार्यकर्ताओं की इतनी ही औकात नहीं है कि इतना भी अधिकार नहीं है कि अपनी मांगों को पूरा कर सके, उनके मांगों को ध्यान दे। सरकार को होश होना चाहिए कि आज महंगाई कहां से कहां चली जा रही है। आप यहाँ से तक के देखिए कि सिलेंडर की रेट 500 थी, आज कहाँ चली गई है 1000, सीधा सीधा डबल हो गया है। मगर 18 से अभी तक क्या कार्यकर्ताओं का मानदेय में वृद्धि नहीं होनी चाहिए? सरकार को होश होना चाहिए। और आज हम लोग यही मांगों को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं कि हम लोगों की मानदेय को बढ़ाया जाए, हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। ये हम लोग को ये योजना कब तक चली जाएगी? आज हम लोग को 50 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, मगर यहाँ संविदाओं लोगों को भी नियमित किया जा रहा है, मगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार तो हम लोगों की ये मांग है कि हम लोग को नियमित किया जाए, योजना कर्मी न माना जाए, मानदेय के बजाय हमको पूरी वेतन दिया जाए। 19 सूत्री मांगों में से कितने प्रतिशत मांग ऐसे हैं, कितने मांग ऐसे हैं जिसको अगर सरकार पूरा कर देती है तो आप लोग ये अपना आंदोलन खत्म कर देंगे? अगर सरकार हम लोग की 19 में अगर 10 मांग भी अगर पूरा कर देती है तो हम लोग अभी तो यहाँ से हट जाएंगे, मगर आने वाला जो और मांग है उनको पूरा करने के लिए हम लोग और आंदोलन करेंगे। हम लोग अभी संतुष्ट नहीं है उन लोगों की मांग पूरा करने में, क्योंकि अभी सरकार हमारी एक मांग पूरा जरूर की है, मगर उसमें भी हम लोग संतुष्ट नहीं है। क्योंकि साड़ी दिए थे वो भी कितना घटिया, और उसमें भी अब साड़ी के बजाय पैसा तो देंगे, मगर ये सोच के देखो कि 500 रुपया में कौन सी साड़ी आएगी भैया, और कैसी कंपनी की साड़ी, कौन सी कंडीशन की साड़ी आएगी। हम लोग कम से कम 500 के बजाय हम लोग 1000 रुपया, एक साड़ी का 1000 रुपया चाहिए। मतलब कम से कम महिलाओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हाँ, आप लोगों की ये जो मांगे हैं, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शासन के विरोध में आवाज उठा रहे हैं, आज तो काला झंडा भी यहाँ पर लगा दिया गया है। ये आप लोगों की मांग अगर पूरी नहीं होती, सरकार आप लोगों के इस मांगों पर ध्यान आकर्षित नहीं करती, तो आगे आप लोगों के और क्या प्रदर्शन? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सरकार हमारी कोई भी मांग सुन ही नहीं रही है, ना हमारी वेतन बढ़ा रही है, ना कुछ कर रही है, और हम लोगों को काम का इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि कर्मचारी पूरे दबाव में काम कर रहे हैं। एक मोबाइल दिया है, वो भी खड्डे के समान मोबाइल दिया है। मोबाइल ना तो चलता है, ना कुछ होता है, ना तो उसमें रिचार्ज कराता है। रिचार्ज कितना महंगा हो गया है, और हम लोगों को कहता है कि उसमें काम करो। और FRS चालू कर दिया है। FRS में हितग्राहियों को भी इतनी परेशानी होती है, कोई हितग्राही आना पसंद नहीं करते FRS के लिए। तो हम लोग भी ये भी चाहते हैं कि हम लोगों को अच्छी क्वालिटी का मोबाइल दिया जाए, ताकि हम लोग उसमें अच्छे से काम कर सके। हम लोग उस मोबाइल को वापस करेंगे जो खड्डे के समान है, उसमें हम काम करके क्या करेंगे। मोहारा फिल्टर प्लांट में एलएम की कमी के चलते शहरवासियों को साफ पानी के बजाय गंदा और मटमैला पानी पीने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने मोहारा फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया और जल व्यवस्था को लेकर गहरी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि पानी शुद्धिकरण प्रक्रिया में उपयोग होने वाले एलएम की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की। इस संबंध में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर एलएम की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और शहरवासियों को जल्द से जल्द स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी इस समस्या को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जल्द समाधान नहीं होने पर आगे जन आंदोलन किया जाएगा। सबसे पहले तो आयुक्त साहब को हम लोग ने बधाई देने गए थे कि नए आयुक्त रूप में आए हैं वहाँ पे, इनके लिए हम सारे कांग्रेस पार्षद ने बधाई दिया। तत्पश्चात फिर हम लोग ने कल के मुद्दे पर हमने बहस किया, चर्चा किया और ज्ञापन दिया कि मोहारा प्लांट में विगत कई दिनों से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। गंदा पानी पीने को राजनांदगांव की जनता मजबूर है। कल मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं जहाँ जाके देखता हूँ वाकई में फिटकरी नहीं था। 2 टन फिटकरी इन्होंने डोंगरगढ़ से मंगाया था उधारी के रूप में, और उसी में फिटकरी चल रहा था। थोड़ा देर के बाद फिर गाड़ी आई 35 टन का, तब जाके वहाँ फिटकरी मिला। लेकिन इसके पहले 2-3 दिन तक इन लोग फिटकरी कम डाल के या नहीं के बराबर नहीं डाले हुए, या डाले हुए तो कम डाले, इसलिए जनता 2-3 दिन गंदा पानी पीने को मजबूर हो गई थी। मैंने इस साहब से यही ज्ञापन दिया है कि कम से कम आप आए हैं तो कम से कम मोहारा प्लांट का पहले ध्यान दें, और वहाँ पर जो फिटकरी की समस्या हमेशा उपलब्ध होती रहती है उसको रोका जाए। इलम नहीं था, डोंगरगढ़ से मांगना पड़ा। आज की स्थिति में आपको बताया ना 65 टन है हमारे पास, और पर डे 6 टन का रिक्वायर्ड, लगभग 10 दिन का स्टॉक है अपने पास। हाँ, और हम लोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, जैसा कि मेयर साहब से भी चर्चा हुई है, वो भी साथ में मतलब उनके साथ ही था मैं, तो 5-7 दिन का तो हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति या इस तरह की समस्या न आए।
राजनांदगांव में नशे के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त भारी मात्रा में मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया। जिला स्तरीय समिति की निगरानी में जिले के विभिन्न थानों से जुड़े 59 प्रकरणों में जब्त करीब 270 किलोग्राम गांजा और 1847 नशीली टैबलेट को नष्ट किया गया। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार गठित जिला स्तरीय समिति की उपस्थिति में ग्राम सांकरा स्थित एक निजी प्लांट में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए संपन्न हुई। नष्टीकरण से पहले पर्यावरण विभाग, ग्राम पंचायत एवं संबंधित फर्म से आवश्यक एनओसी भी प्राप्त किए गए। पुलिस का कहना है कि जब्त मादक पदार्थों के समयबद्ध नष्टीकरण से न केवल कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है बल्कि अवैध नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने का भी संदेश जाता है। आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में जिला राजनांदगांव के विभिन्न जो एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण में जब्त जो गांजा के पौधा थे और नशीली टेबलेट थे, उनको आज विधिवत एनडीपीएस एक्ट में जो निहित प्रावधान है उसके अंतर्गत नष्टीकरण की कार्रवाई की गई, जिसमें जो जिला स्तरीय समिति बना है जिसके अध्यक्ष एसपी मैम है। इसके अलावा उसका सदस्य सहायक आयुक्त आबकारी विभाग और एडिशनल एसपी ग्रुप में जो 3 सदस्यों का कमेटी है उसके द्वारा सांकरा स्थित जो कंपनी है, एक निजी कंपनी है, वहां जाकर के की गई है। उक्त जो प्रकरण में नष्टीकरण के लिए जो विधिवत पर्यावरण विभाग, संबंधित ग्राम पंचायत और जो फर्म है जहां कराया जा रहा है उनसे प्रॉपर एनओसी लेकर के कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान कुल 59 प्रकरण एनडीपीएस के सम्मिलित किए गए थे, जिसमें अलग अलग थानों के अलग अलग प्रकरण सम्मिलित हैं। इसमें लगभग 270 किलो गांजा और कुछ जो 1847 नग जो टेबलेट है उसको नष्टीकरण किया गया है। आने वाले समय में जो भी प्रकरण है उसमें इस प्रकार की कार्रवाई लगातार किया जाएगा। संस्कारधानी राजनांदगांव में विकास कार्यों पर खर्च किए जा रहे सरकारी धन को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। शहर के पुष्प वाटिका में जिला खनिज न्यास फंड से लगभग 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित फिश एक्वेरियम उद्घाटन के कुछ ही समय बाद बंद हो गया है। जिस परियोजना को शहर के पर्यटन और मनोरंजन का नया केंद्र बताया गया था, वह आज बदहाली का शिकार बनी हुई है। आखिर 30 लाख रुपए की राशि जो कि डीएमएफ फंड से खर्च हुई थी, आखिर इस प्रकार से कंडम स्थिति में क्यों है? मैं विश्वनाथ देवंगन, आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात से। हम इस समय मौजूद हैं पुष्प वाटिका रंगीन मछली घर में, जहां पर डीएमएफ फंड की 30 लाख रुपए खर्च करके ये फिश एक्वेरियम का निर्माण किया गया था। लगभग साल भर इस एक्वेरियम को हो चुके हैं, लगभग 1 महीने ही यह सुचारू रूप से चल पाया है। उसके बाद से ही ये फिश एक्वेरियम बंद पड़ा है। आखिर क्यों बंद पड़ा है? नगर निगम कहती है कि मत्स्य विभाग के अंडर में है, मत्स्य विभाग कहता है कि नगर निगम के अंडर में है, लेकिन ये है किसके अंडर में? 1 महीने चली है, 30 लाख रुपए की लागत से खर्च किया गया है। और बड़ी बात यह है कि इसका लोकार्पण करने के लिए खुद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर उपस्थित हुए थे। बाजू में ही योगा हॉल है जहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन होते रहते हैं। नगर निगम के भी कार्यक्रम आयोजन होते रहते हैं, बहुत से नेता वहां पर मौजूद होते हैं, आते हैं, लेकिन जस्ट बाजू में ये फिश एक्वेरियम पर किसी की कोई ध्यान नहीं जाती है। आखिर गलती किसकी है कि 30 लाख रुपए इस प्रकार से कचड़े की हालत में पड़ा हुआ है, जहां पर सामान चोरियां हो चुके हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं है। आखिर गलती किसकी है? पूरी खबर में बन रही है, जानने की कोशिश करेंगे क्या है मामला और जिम्मेदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब तक ये फिश एक्वेरियम बंद क्यों है। बन रही है हमारे साथ। फिश एक्वेरियम का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के हाथों किया गया था। उद्घाटन के समय इसे बच्चों, परिवारों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बताया गया था, जहां रंग बिरंगी मछलियों और जलीय जीवों की दुनिया को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। लेकिन अब स्थिति यह है कि यहां न मछलियां दिखाई दे रही है, न मशीनें चालू है और न ही वहां वह रौनक नजर आती है जिसकी कल्पना की गई थी। विवाद तब और गहरा गया जब जिम्मेदारी तय करने की बात सामने आई। नगर निगम का कहना है कि एक्वेरियम की देखभाल मत्स्य विभाग के अधीन है, जबकि मत्स्य विभाग इसे नगर निगम की जिम्मेदारी बता रहा है। दोनों विभागों के बीच जिम्मेदारी को लेकर स्पष्टता नहीं होने से परियोजना उपेक्षा का शिकार होती दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता के टैक्स और डीएमएफ फंड से बने इस एक्वेरियम की जवाबदेही किसकी है? इसके रखरखाव की जिम्मेदारी कौन निभाएगा और सरकारी धन की इस बर्बादी के लिए आखिर जवाबदेह कौन होगा? स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और एक्वेरियम को दोबारा शुरू करने की मांग की है। हम मौजूद हैं मत्स्य विभाग के सामने में। हमने उनसे बात करने की कोशिश किया कि आखिर फिश एक्वेरियम जो बना है पुष्प वाटिका में,
उसका देखरेख कौन करता है? नगर निगम करता है या आप लोग करते हैं? अगर आप लोग देखरेख करते हैं तो अभी तक एक्वेरियम चालू क्यों नहीं हुआ है? उनका कहना है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं नया आया हूँ, मुझे आया सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, जानकारी लेने के बाद बताऊंगा। यार कोई जानकारी ही नहीं है, उस एक्वेरियम की ही जानकारी नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? 30 लाख रुपए के खर्च करके जो बनाया गया है, जो वेस्ट हो गया है 30 लाख रुपए, उसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। अगर जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार कर्मचारी आके सामने नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? देखिए, नगर निगम के पुष्प वाटिका में DMMF से फिश एक्वेरियम का उद्घाटन माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के द्वारा किया गया था और ये 2025 में किया गया था। किंतु दुर्भाग्य की बात है, कलर मछली थे, रंग बिरंगे मछली के घर था, वो 1 महीने भी पूरा उजड़ गया। आज की डेट में 30 लाख की लागत से जो एक्वेरियम बनाया गया था, आज की डेट में वो पूरा शून्य हो चुका है और उद्घाटन के 1 महीने बाद ही पूरे मछली गायब हो चुके हैं और आज कंडम हो चुका है। राजनांदगांव में पैसा का दुरुपयोग और बर्बादी, ये हमारा राजनांदगांव का पेशा बन चुका है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रॉक्साना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना जिले में कागजों पर तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन जमीन पर इसकी रफ्तार अब भी सुस्त है। 3 साल बाद भी कई गांवों में नल कनेक्शन की उम्मीद अधूरी है। कहीं पानी की टंकी बनकर तैयार है तो कहीं पाइपलाइन बिछी पड़ी है, लेकिन घरों तक पानी पहुंचाने वाली पूरी कड़ी अब तक नहीं जुड़ सकी है। जिले में जल जीवन मिशन की रफ्तार धीमी है। 1,56,789 घरों में नल कनेक्शन के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 1,40,491 घरों तक ही पानी पहुंच पाई है, जबकि 16,298 परिवार अभी भी इंतजार में हैं। जिले के 662 गांवों में से 180 गांवों में काम अधूरा है। राजनांदगांव विकासखंड में 107 पानी टंकियों में से सिर्फ 77 का निर्माण पूरा हुआ है। कई जगह टंकियां और पाइपलाइन तैयार है, लेकिन सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। भुगतान नहीं मिलने से कई ठेकेदारों ने काम छोड़ दिया है। वहीं 70 से अधिक ठेकेदारों पर कार्रवाई के बाद भी अधूरे काम गति नहीं पकड़ सके हैं। दरअसल योजना पूरी होने के बाद पंचायतों को जिम्मेदारी सौंपी जानी थी, लेकिन अब तक किसी भी पंचायत को हैंडओवर नहीं किया गया है। अधूरे निर्माण और प्रशासनिक देरी का असर सीधे ग्रामीणों की पेयजल व्यवस्था पर पड़ रहा है। स्वस्थ और निरोगी जीवन का संदेश देने के लिए जिले के आयुष्मान आरोग्य केंद्रों में हर बुधवार आयोजित होने वाले योग सत्र अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा का माध्यम भी बन रहे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर 8 जुलाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुज्जी में आयोजित योग सत्र में CMHO डॉक्टर नेत्राम नवरतन ने भाग लिया। योग के बाद CMHO ने स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण कर जमीनी हकीकत जानी। उन्होंने साफ सफाई, मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारी, डॉग बाइट और स्नैक बाइट जैसे आपात मामलों के उपचार इंतजामों की जानकारी ली। बारिश के मौसम को देखते हुए डायरिया नियंत्रण अभियान पर भी विशेष जोर दिया गया। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ORS कॉर्नर अनिवार्य रूप से तैयार रखने के निर्देश दिए गए, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके। खुज्जी के बाद डॉक्टर नवरतन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगांव का दौरा किया। यहाँ उन्होंने भर्ती मरीजों से सीधे बातचीत कर उपचार की स्थिति जानी और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खैरागढ़ वन मंडल के गंडई वन परिक्षेत्र में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, विशेष अभियान के दौरान वन विभाग की टीम ने मोटरसाइकिल से वन्य जीवों की तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपियों के पास से एक जीवित संरक्षित गोह, एक वाटर हेन और एक तीतर बरामद किया गया। इसके अलावा शिकार में इस्तेमाल होने वाला जाल, फंदा, चाकू और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। वन विभाग ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों आरोपियों को 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह पूरी कार्रवाई वन परिक्षेत्र अधिकारी संजीत मरकाम के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने की।
गंडई थाना क्षेत्र के ग्राम नर्मदा में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात चोरों ने ऐसा ऑपरेशन चलाया कि देखते ही देखते एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 दुकानों के ताले टूट गए। सुबह जब दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तो बिखरा सामान और टूटे ताले देखकर उनके होश उड़ गए। सबसे अहम बात यह रही कि पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में 2 से अधिक संदिग्ध युवक देर रात दुकानों के आसपास घूमते और एक एक कर ताले तोड़ते नजर आ रहे हैं। इससे अंदेशा है कि वारदात किसी संगठित गिरोह ने अंजाम दी है। घटना के बाद व्यापारियों में नाराजगी और दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि अगर रात में नियमित पुलिस गश्त होती तो इतनी बड़ी वारदात टाली जा सकती थी। व्यापारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के साथ रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान और तलाश की जा रही है। राजनांदगांव में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरे शबाब पर है। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इस पावन यात्रा को लेकर मंदिर परिसर से लेकर पूरे शहर में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। विशाल रथ को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। वहीं मंदिर परिसर में रंग रोगन, विद्युत सजावट और फूलों से विशेष श्रृंगार का कार्य अंतिम चरण में है। यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का विशेष अभिषेक, श्रृंगार और महापूजा होगी। इसके बाद तीनों विग्रहों को विधि विधान के साथ रथ पर विराजित किया जाएगा। रथ यात्रा की सबसे खास बात यह होगी कि हजारों श्रद्धालु स्वयं भगवान के रथ की रस्सी खींचकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। पूरे यात्रा मार्ग में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन पुष्प वर्षा, आरती और स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, प्रसाद वितरण, चिकित्सा सहायता और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। आयोजन समिति का कहना है कि इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसे देखते हुए प्रशासन और पुलिस के सहयोग से सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था की जा रही है। आषाढ़ सुदी दूज के दिन, आषाढ़ सुदी दूज 16 जुलाई गुरुवार को दोपहर में 2 बजे से रथ यात्रा का यहाँ से प्रारंभ होगा, जो यहाँ से दुर्गा चौक होते हुए सदर बाजार से भारत माता चौक, रामादीन मार्ग, कामठी लाइन होते हुए यूनिवर्सिटी स्थित राम मंदिर पहुँचेगी। और रथ यात्रा में ढोल, धुमाल, बैंड, भजन ये सब तो हर साल रहते हैं, उसी ढंग से इस बार भी रहेंगे। रथ यात्रा के पूर्व में दोपहर में सवेरे 11 बजे से दोपहर में 2 बजे तक भोजन प्रसादी भंडारा का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया गया, जो यही रथ यात्रा के पीछे नहीं होता है। और श्रद्धालुओं से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में भंडारा ग्रहण करें और रथ यात्रा में सम्मिलित होकर भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष रथ यात्रा में क्या कुछ आकर्षण नया रथ बन रहा है। हर साल नया रथ ही बनता है, इस बार कुछ अलग विशेष ढंग से नया रथ बन रहा है और वो एक आकर्षण रहेगा। और बाकी भीड़ रहती है, वो सब आकर्षण तो है। ये वो काफी उत्साह रहता है। हाँ, दर्शकों में काफी उत्साह रहता है और रथ की रस्सी खींचने में काफी उत्साह रहता है। जनता से अपील है कि वो रथ यात्रा में सम्मिलित होकर अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर भोजन प्रसादी भंडारा भी ग्रहण करें और रथ यात्रा में सम्मिलित होकर भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।